चाहिए। 5 साल में आपको कार्य करने के लिए जो मौका मिला है, आप किसी को आगे कर देंगे, किसी को पीछे कर देंगे, ये तो भारत के संविधान में जो समानता की बात कही गई है उसके अनुरूप नहीं है। जो चर्चा छेड़ा है, मैं ये बताना चाहूँगा कि विकास इतनी सहज चीज़ और छोटी चीज़ नहीं है। तो इसके लिए यदि पार्टी मुझे अवसर देती है और मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि चुना जाता हूँ, तो मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता ये होगी कि विकास के क्षेत्र में हम छत्तीसगढ़ में चुनाव आ गया है और चुनावी हलचल तेज हो गई है। पर पार्टी अब प्रत्याशी ढूंढ रही है और प्रत्याशियों से आवेदन फॉर्म मंगा रही है। इसी क्रम में लोग आवेदन दे रहे हैं और अपने आप को विधायक बनने के लिए अपील कर रहे हैं। वहीं पार्टी इनको विधायक बनने के लिए प्रक्रिया बता रही है, उस प्रक्रिया के तहत लोग गुजर रहे हैं। आज हम बात करेंगे जशपुर जिले विधानसभा के बगीचा क्षेत्र से, एक छोटे से गाँव से, जो इस गाँव से निकल कर बड़े बड़े शहरों में जाकर वो नौकरी किए और अब वो राजनीति माना चाह रहे हैं। तो हमारे साथ विक्रम जी हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सर, सच तक में आपका स्वागत है और आप अपने बारे में थोड़ा बताइए सर। संजीत यादव जी, इसके पहले कि मैं इस YouTube चैनल और आपके समाचार माध्यम से लोग जुड़े हैं उनसे मैं रूबरू हूँ। आपको और सारे दर्शकों को, श्रोताओं को मेरा नमस्कार। जैसा कि आपने कहा कि बलिया टोली एक बहुत छोटा सा गांव है, जशपुर ज़िले के बगीचा तहसील में रेंगले ग्राम पंचायत का आश्रित ग्राम है। यहीं मैं पैदा हुआ था और प्राथमिक शिक्षा गांव में ही हुई। मिडिल स्कूल मुसगुटरी नामक जगह पे हुई। लोयोला हायर सेकेंडरी स्कूल कुनकुरी से मैंने मैट्रिक की परीक्षा की। इसके उपरांत बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल से मैंने BSc तक की पढ़ाई की। इसी बीच जैसे आम तौर पर शिक्षा का जो महत्व उन दिनों हुआ करता था कि शिक्षा दीक्षा लेने के उपरांत नौकरी की तलाश, शासकीय नौकरी की तलाश की जाए, तो उन दिनों मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से वन विभाग में सहायक वन संरक्षक के पद की विज्ञप्ति आई थी और मैं क्योंकि उसके लिए उपयुक्त था तो मैंने वहां आवेदन कर दिया और पहले ही प्रयास में मेरा चयन सहायक वन संरक्षक के पद पर हुआ। इसके बाद 2 साल का प्रशिक्षण राज्य वन सेवा महाविद्यालय देहरादून में हुआ। वहाँ से वानिकी में डिप्लोमा अर्थात कि MSc फॉरेस्ट्री की पढ़ाई मैंने की है। उसके बाद प्रशिक्षण जब पूरा हुआ तब के मध्य प्रदेश में मेरी पहली पदस्थिति होशंगाबाद ज़िले के हरदा नामक जगह पर परिवीक्षा पर हुई। उसके उपरांत 1.5 साल की वो परिवीक्षा अवधि रही। मेरी अधिकतर पदस्थिति वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य में रही है। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग और बस्तर संभाग में अधिकतर रहा हूँ और इस दरमियान मैंने वनमंडलाधिकारी के रूप में कटघोरा, नारायणपुर, कोंडागांव, कांकेर इत्यादि जगहों पर रहा। उसके उपरांत जब मेरी पदोन्नति वन संरक्षक के रूप में हुई तब मैं छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, जो प्रदेश के लघु वनोपज संघ का शीर्ष कार्यालय है, वहाँ मेरी पदस्थिति हुई और उसके उपरांत मुख्य वन संरक्षक के रूप में भी मैं लघु वनोपज संघ रायपुर के शीर्ष कार्यालय में ही रहा और तकरीबन 37 साल की लंबी अवधि सेवा का गुजारने के उपरांत वर्ष 2019 में मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ। इस दौरान जैसा कि मैंने कहा कि बस्तर संभाग में भी मेरी पदस्थिति रही है, तो आप सभी को पता है कि बस्तर आदिवासी बहुल इलाका है। उसी भांति सरगुजा भी आदिवासी बहुल इलाका है।
तो मैंने जो समाज के शोषित, पीड़ित और पीछे निम्न तबके के लोग हैं, संयोग ऐसा रहा कि वन विभाग एक ऐसा विभाग है जिसका कार्य क्षेत्र जंगल और अंदरूनी इलाकों और शहर से दूर ग्रामीण क्षेत्रों में उसका कार्य क्षेत्र मुख्यतः रहा है। तो मैंने अपने इस संपूर्ण सेवा काल में, जैसा कि मैंने बताया कि मैं वन मंडलाधिकारी, वन संरक्षक और मुख्य वन संरक्षक जैसे वरिष्ठ और प्रशासनिक पदों पर मैंने शासन की सेवा की है। इस दरमियान मुझे प्रशासनिक अनुभव और तकनीकी अनुभव भी मुझे मिले, ऐसा मुझे महसूस होता है। और इन्हीं अनुभवों के आधार पर सेवानिवृत्ति के उपरांत अब मैं ऐसा सोचता हूँ कि जो उपयोगी समय है समाज सेवा के क्षेत्र में पदार्पण किया जाए और जो विगत हमारा अनुभव रहा है उसका लाभ हम पूरे लोगों को, चाहे वो किसी भी मजहब के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी पंथ के हों, किसी भी क्षेत्र के हों, लेकिन मुख्यतः क्योंकि मेरा कार्य क्षेत्र अभी वर्तमान में जशपुर जिला और मुख्यतः जशपुर विधानसभा क्षेत्र होगा, इसीलिए मैं यहाँ 2019 से ही क्षेत्र में आकर सेवानिवृत्ति के उपरांत मैं लोगों के बीच काम कर रहा हूँ। आप किस पार्टी से प्रेरित हैं और किस पार्टी के लिए आप आवेदन किए हैं और पार्टी में कब जुड़े, कब से काम कर रहे हैं पार्टी के लिए? यादव जी, मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि भारत लोकतांत्रिक देश है। यहाँ एक संविधान है और संविधान से हमारा देश संचालित होता है। मुझे ये कहते हुए गर्व होता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो आज है, ये आज़ादी के पहले से यह पार्टी है और इस बात का मुझे गर्व है कि कांग्रेस पार्टी ने भारत देश को जो आज़ादी मिली है उसमें मुख्य और अहम रोल अदा किया है। तो इतिहास को हम जब देखते हैं तो ऐसी एक समझ विकसित होती है कि कौन क्या कैसा ये सत्ता का संचालन हो रहा है हमारे इस आज़ाद देश में। तभी से जो कांग्रेस की जो विचारधारा है, और इस बात को भी मैं बताना चाहूँगा कि कांग्रेस की विचारधारा के अनुरूप ही हमारा भारत देश का जो संविधान बना है और ये भारत देश हमारा लोक कल्याणकारी देश है। तो इसी उद्देश्य से कांग्रेस जो ये ऐतिहासिक राजनीतिक दल है और बहुत बड़ी और पूरे देश में इसका जो जनाधार है, उसके विभिन्न क्रियाकलापों, उनकी योजनाओं, उनकी गतिविधियों से मुझे लगा कि कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सच्चे मायने में देश के हर तबके के लोगों के लिए सेवा देती है। ना उनके सामने कोई जातीय भेदभाव है, ना कोई क्षेत्रीय भेदभाव है, ना धार्मिक पंथ, कोई भेदभाव नहीं। सब गैर बराबरी का सिद्धांत ही कांग्रेस का नहीं है। यहाँ समता, न्याय और बंधुत्व की बात होती है। इन्हीं सब बातों से प्रभावित होकर मैं कांग्रेस पार्टी से 2019 में सेवानिवृत्ति के तुरंत उपरांत मैं शामिल हुआ। अभी वर्तमान जो विधायक हैं उनके खिलाफ कुछ नाराज़गी भी हैं, क्योंकि गांव-गांव में लोग बोलते हैं कि विधायक जी थोड़ा कुछ लोगों से मिलते हैं, बाकी से दूर रहते हैं, नाराज़गी है। तो अगर आपको टिकट मिलता है तो आप किस तरह से लोगों को अपने पक्ष में करेंगे और चुनावी का आपका एजेंडा क्या रहेगा? यादव जी, मैं कहना चाहूँगा कि वर्तमान विधायक 2018 से चुन के आए हुए हैं। मैं 2019 में सेवानिवृत्त हुआ हूँ। सेवानिवृत्ति के उपरांत जैसे मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में मैं शामिल हुआ हूँ और जभी से मुख्य रूप से मैं जशपुर ज़िले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों में घूमता रहा हूँ, लेकिन फोकस मेरा जशपुर विधानसभा का क्षेत्र रहा है। जैसा कि आपने जिक्र किया कि लोगों की नाराज़गी है, असंतोष है, आक्रोश है, मैंने भी लोगों से जनसंपर्क के दौरान ये महसूस किया।
आप सभी जानते हैं भारत विविधताओं का देश है। यहाँ धार्मिक विविधताएं हैं, जातीय विविधता है, सांस्कृतिक विविधता है, वानस्पतिक विविधता है, सारी चीज़ें हैं। तो इन विविधताओं में ही भारत की खूबसूरती है। लोकतांत्रिक देश में जब कोई सत्ता में हो तो भले ही किसी ने उनको मतदान नहीं किया हो, लेकिन जब वो जनप्रतिनिधि चुन लिया जाता होता है तब वो सभी का जनप्रतिनिधि होता है। इसीलिए मेरी ऐसे जो एक छोटी सी समझ है, इसमें मैं बताना चाहूँगा कि ये जो संकीर्ण विचारधारा यदि होती है, जैसा थोड़ा सा दृष्टिगोचर होता है, तो संकीर्ण विचारधाराओं से उठकर हमको लोक कल्याण की बात होनी चाहिए। 5 साल में आपको कार्य करने के लिए जो मौका मिला है, आप किसी को आगे कर देंगे, किसी को पीछे कर देंगे, ये तो भारत के संविधान में जो समानता की बात कही गई है उसके अनुरूप नहीं है। समावेश होना भी चाहिए। अब मैं चूँकि विकास के बारे में जो चर्चा छेड़ा है, मैं ये बताना चाहूँगा कि विकास इतनी सहज चीज़ और छोटी चीज़ नहीं है। तो इसके लिए यदि पार्टी मुझे अवसर देती है और मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि चुना जाता हूँ, तो मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता ये होगी कि विकास के क्षेत्र में हम विषय विशेषज्ञों की मदद लेंगे। इसके जो दूसरे हितधारक हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे हम बात करेंगे और उनकी राय, उनके विचार, उनके अभिमत क्या होंगे, उस तरीके से इसको प्रायोरिटाइज करके उस क्रम में क्षेत्र में अमल में लाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि 5 साल का कार्यकाल है। बहुत से ऐसी कार्य योजनाएँ होती हैं जो दीर्घ अवधि की रहती हैं, उन्हें 5 साल के कार्यकाल में पूरा कर पाना संभव नहीं है। इसीलिए उस तरीके से इसको योजनाबद्ध करके उसका धरातल पर कार्यान्वयन करने का हम प्रयास करेंगे। तो मैं इन सब बातों से सहमत तो नहीं हूँ। आपने जैसे आगे पूछा कि आप आगे राजनीति में क्या करना चाहते हैं, तो मैं बताना चाहूँगा सभी दर्शक और श्रोता साथियों को कि भारत देश का जो संविधान है, इसमें मौलिक अधिकार, नागरिकों के कर्तव्य, ये बातें कही गई हैं। और इनमें क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि संविधान के बारे में जो एक आम नागरिक है जिसने स्कूल कॉलेज का मुंह नहीं देखा, उनको मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं रहती है। यूँ भी संविधान को विस्तार से अनुच्छेद 1 से लेके 395 तक का ऐसा कोई पाठ्यक्रम किसी स्तर पे हो, ऐसे मुझे लगता है कि इसकी आवश्यकता भी है, ताकि संविधान की जो मूलभूत चीज़ें हैं उनके बारे में लोगों को ज्ञान हासिल हो। जैसा मैं कहना चाह रहा हूँ कि संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, मैं लोक कल्याण के जो नागरिक अधिकार हैं, नागरिक अधिकारों के प्रति सभी जनों को मैं जागरूक करना चाहूँगा, ताकि वो संविधान में उनके हित के लिए, उनके भले के लिए जो अधिकार दिए गए हैं और जिन अधिकारों से उनको यादा कादा गाहे बगाहे वंचित होना पड़ता है, उनसे वो वंचित ना हो। और जब संवैधानिक अधिकार सभी को बराबरी से मिले, तो ऐसी कोई वजह नहीं है कि देश में समाज के सभी वर्गों का समान रूप से उत्थान हो, चाहे वो आर्थिक उत्थान हो, सामाजिक उत्थान हो, सांस्कृतिक उत्थान हो, चाहे किसी किस्म के जो एक सर्वांगीण उत्थान की जब हम बात करते हैं, तो प्रथमतः मुझे लगता है कि देश के नागरिकों को संविधान में उनके लिए, जो उनके भले के लिए जो प्रावधान रखे गए हैं, उनका उनको ज्ञान होना चाहिए, ताकि जब इन अधिकारों से कोई सत्ता या कोई संगठन इनकार करे तो अपने हक की लड़ाई वो खुद लड़ सकें। तो यही चीज़ मेरी जो पहली प्राथमिकता होगी। मैं लोगों को संविधान के बारे में उनके हित के लिए जागरूक करना चाहूँगा। इसका यह मतलब नहीं है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार, महंगाई और बाकी चीज़ें जो है ना, मैं नज़रअंदाज करने वाला हूँ। ये भी हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी को ये प्रभावित करते हैं। इन पर भी हम फोकस करेंगे। और दूसरी चीज़, जो एक हम विकास की बात करते हैं, मेरा विकास के बारे में ऐसा एक छोटी सी समझ है कि ये समग्र रूप से
सर्वांगीण और संतुलित विकास होना चाहिए। आम तौर पर धारणा ये है कि ढांचागत विकास को ही हम, जो रोड बन गई, पुलिया बन गई, कहीं और दूसरे नाले निर्माण हो गए, इन्हीं को हम एक विकास मान लेते हैं। ये बात अलबत्ता सही है कि विकास का एक हिस्सा है, लेकिन यही अकेला विकास नहीं है। हमको सांस्कृतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में और दूसरे जो हमारे जीवन के दूसरे पहलू हैं, उन क्षेत्रों में भी हमको विकास के बारे में बात करना चाहिए और हमारी योजनाओं में इन सभी चीज़ों का सालों से एक चीज़ परेशानी देखते हैं, जैसे आपके घर से यहाँ आते हैं तो बीच में एक नाला पड़ता है, जो बरसात के समय में उसमें लोग पानी में जान जोखिम में डाल के पार करते हैं। इसको जगह ध्यान कोई नहीं दिया। तो क्या आप अगर विधायक बनते हैं और आपको टिकट मिलता है, आप विधायक चुनाव जीतते हुए जनप्रतिनिधि बनते हैं, तो क्या आपकी प्राथमिकता रहेगा वो? निश्चय ही यादव जी, आवागमन की सुविधा जब हो जाती है, एक है ना, बिजली, पानी और सड़क। आप सड़क की चर्चा छेड़ रहे हैं और निश्चय ही वह जो रजपुरी नदी लो लाइंग एक रपटा बना हुआ है, वो बरसात में व्यवधान पैदा करता रहता है। तो उसके चलते कभी स्वास्थ्यगत असुविधा होती है, किसी को अस्पताल ले जाना हो, बच्चों को पढ़ने जाना हो, या कोई और भी दूसरे व्यापार व्यवसाय से जुड़ी हुई गतिविधियां हैं, तो बगीचा हमारे लिए निकटस्थ एक छोटा सा व्यापारिक केंद्र है, वहाँ आना जाना पड़ता है। तो इस इलाके का बहुत बड़ा एक जो आबादी है उस मार्ग से आता जाता है। तो मैं निश्चय ही सोचूंगा और इसमें हमारे प्राथमिकताओं में से एक आइटम रहेगा। इसी भांति मुझे ऐसा लगता है कि इलाके के क्षेत्र में सिंचाई की संभावनाएं तलाशी जाएं। हम जानते हैं कि अभी भारत देश कृषि के क्षेत्र में भी काफ़ी उन्नति कर रहा है और इस क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर भी हुए हैं। तो जशपुर इलाके में भी मुझे ऐसे लगता है कि साल भर बहने वाले नदी नाले हैं। यदि उन पर बंधान करके छोटे बड़े या मध्यम दर्जे के बांध बने तो एक सिंचाई का साधन जब उपलब्ध हो जाएगा तो कृषकों के जीवन स्तर में सुधार होगा। वो इसीलिए क्योंकि वहाँ जो फसल चक्र परिवर्तन हो सकता है, फसल का रकबा बढ़ सकता है, तो स्वाभाविक रूप से उनकी आमदनी बढ़ेगी और जीवन स्तर भी बढ़ेगा। आपने एक चर्चा के दौरान बताया कि आपने संगठन के कई सारे पदों पर आ चुके हैं, तो जानना चाह रहे हैं कि कौन कौन सा पद में रहे हैं, किस किस संगठन में रहे हैं आप? ये बात मुझे हमेशा ही उद्वेलित करती रही है कि समाज जो एक इकाई है जिसको अक्सर लक्ष्य करके हम, हालांकि उसको ऐसा एक बार की हम नहीं कह सकते हैं, समाज और व्यक्ति, सामाजिक मतलब सामुदायिक या व्यक्तिमूलक, क्षेत्रीय, ऐसे नाना प्रकार की जो योजनाएं सरकार की बनती हैं। तो सामाजिक तौर पर भी मैंने ऐसा महसूस किया है कि जो हमारे जशपुर इलाके का जो समाज है, इनके लिए मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि उनके सर्वांगीण विकास के लिए एक उपयुक्त नेतृत्व, एक क्या कई नेतृत्व हो सकते हैं, उनमें मैं भी एक हो सकता हूं, नेतृत्व की आवश्यकता है। तो सामाजिक रूप से हम सभी जानते हैं कि हम तुलना करें तो ये खेती बाड़ी और अधिकतर मजदूरी के माध्यम से अपने जीविकोपार्जन करते हैं। और खेती बाड़ी में भी हम सभी को पता है कि बहुत लघु और सीमांत कृषक ज़्यादा हैं। तो इसीलिए कृषि के बारे में ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और इसके अतिरिक्त वनोपज भी आते हैं, रोज़गार के दूसरे साधन भी निर्मित हैं। इस तरीके से मुझे लगता है कि इन सबको संपादित करने के लिए एक सामाजिक जो ताना बाना है उनको समझने की ज़रूरत है। आपने ये पूछा कि सामाजिक तौर पर आपने क्या क्या किया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि शुरुआत से ही ये रुझान रहा है कि समाज के उत्थान के लिए कार्य किया जाए। नौकरी में रहने के दरमियान भी अब, क्योंकि ये संविधान ने आज़ादी दी हुई है कि आप उनमें भी सामाजिक उत्थान, उनके सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तरक्की के लिए काम करें। तो मैं नौकरी में रहने के पहले भी इन सब गतिविधियों से जुड़ा रहा। और संयोग ऐसा है कि शासकीय सेवा पूरी करने के उपरांत मैं
एक कुंडू खुराओं प्रगतिशील समाज है, जिस समाज का मैं सदस्य हूँ। कुंडू खुराओं प्रगतिशील समाज का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और अभी हाल ही में गठित ईसाई आदिवासी महासभा छत्तीसगढ़ है, उसका भी मैं प्रदेश प्रवक्ता हूँ। फिर छत्तीसगढ़ प्रदेश में सर्व आदिवासी समाज नाम की सभी आदिवासियों को जोड़ते हुए छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज का गठन किया गया है, उसका भी मैं एक सदस्य हूँ। तो इन के माध्यम से मेरा कार्यक्षेत्र सीमित जशपुर ही रहे, जशपुर जिला ही रहे, जशपुर विधानसभा ही रहे, ऐसा कतई ज़रूरी नहीं है। मानवता की सेवा के लिए ये भारत भूमि की जो सीमा है ये सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। इसके अतिरिक्त अब मानव क्योंकि भारत के बाहर भी रहते हैं, तो जहाँ भी मानव कल्याण की बात होगी मैं उस तरीके से भी अपनी जो सेवाएं हैं वहाँ मैं देने के लिए तत्पर हूँ। आप जशपुर को कहाँ देखना चाहते हैं? 2023 चल रहा है, लेकिन जब 2023 की जगह जब 2028 का चुनाव होगा उस समय जशपुर आप कहाँ देखना चाहते हैं? क्या बदलाव चाहते हैं? मैं जो आप पूछ रहे हैं उसको समझ पा रहा हूँ, तो उसमें मेरी एक ऐसी समझ है। वर्तमान में बगीचा का इलाका जशपुर विधानसभा क्षेत्र में आता है। दर्शकों को, श्रोताओं को पता होगा कि एक समय बगीचा भी विधानसभा क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन 2006-08 के दरमियान जो विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन हुआ उसमें बगीचा विधानसभा का लोप हो गया और इसके आधे क्षेत्र पत्थलगांव विधानसभा में, आधे क्षेत्र जशपुर विधानसभा में आ गए थे। अब क्योंकि ऐसी संभावना है कि 2026 से विधानसभाओं के क्षेत्रों का परिसीमन होना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन 20 सालों में जो बदलाव आए हैं, इसीलिए प्रशासन को लोगों तक पहुंचने के लिए एक बगीचा विधानसभा क्षेत्र का भी गठन होना चाहिए, जिसकी लोगों की मांग भी उठने लगी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब बदलाव अभी 23 और 2028 के चुनाव में होने वाले हैं, जो मुझे समझ में आती है कि राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है लोकतांत्रिक देश में जहाँ से आपके कार्य के क्षेत्र का विस्तार जो है ना, उसकी सीमा नहीं है। किसी सरकारी महकमे में यदि सरकारी मुलाजिम आप हों तो आपके कार्य क्षेत्र निश्चित रहते हैं। ये बात और है कि जशपुर विधानसभा के विधायक का कार्य क्षेत्र जशपुर विधानसभा ही रहेगा, लेकिन राजनीति एक ऐसी चीज़ है कि उसको किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता। आपके प्रतिनिधि का कार्य क्षेत्र सीमित हो सकता है, लेकिन राजनीति का क्षेत्र ये तो विस्तार बहुत ज़्यादा है। इसीलिए मैं राजनीति के माध्यम से जो सेवा करने का जो व्यापक कार्य क्षेत्र होता है उससे जुड़कर इसमें आना चाहता हूं, और हमारे समाज के या दूसरे समाज के जो भी व्यक्ति राजनीति के माध्यम से लोगों की सेवा कर रहे हैं, मैं उनकी भी सराहना करूंगा कि उनसे जो बन पड़ रहा है अपनी योग्यता के हिसाब से जितना संभव है वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य बने लगभग 22 साल हो गया है, 22-23 साल होने वाला है, ठीक है। उसके बाद भी जशपुर जिला में आज भी इलाज के लिए लोग या तो झारखंड जाते हैं, या तो अंबिकापुर जाते हैं, या तो रायपुर बिलासपुर जाते हैं। जशपुर में ऐसा कोई सुविधा नहीं है कि लोग बेहतर इलाज करा पाए। छोटा मोटा तो इलाज हो जाता है, लेकिन जब कोई गंभीर बीमार होता है तो उनको सीधा यहाँ से रांची या तो आपको अंबिकापुर और बिलासपुर जाना पड़ता है। तो उसके लिए क्या आपका एजेंडा रहेगा? आपको बताना चाहूँगा, कुंडू खुराओं प्रगतिशील समाज का मैं अध्यक्ष बना था 2020 में। तब हम लोगों ने, मुझे जहाँ तक याद है, एक ज्ञापन भी दिया हुआ है कि जशपुर जिला मुख्यालय को स्वास्थ्य सुविधाओं की दृष्टि से उन्नत किया जाए। बल्कि हमारी तो ये भी मांग थी, जब मनेंद्रगढ़ चिकित्सा महाविद्यालय की घोषणा नहीं हुई थी तो हम लोगों ने जशपुर के लिए भी चिकित्सा महाविद्यालय की मांग रखी थी, मेडिकल कॉलेज की। तो जशपुर में यदि चिकित्सा सुविधाओं का उन्नयन होगा तो मेरा ऐसा मानना है कि अकेला जशपुर जिला नहीं, इस तरफ झारखंड का एरिया, इधर उड़ीसा का एरिया, ये पूरा इलाका, क्योंकि पहुंच के हिसाब से जशपुर एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे है, तीनों चारों प्रदेशों से जुड़ा हुआ है और आवागमन की बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। तो यहाँ एक तो ऐसी यदि सुविधा उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि चिकित्सा सरकारी क्षेत्र का एक बहुत ही अहम विभाग है और लोगों को इन सुविधाओं के विकसित होने से जो
कम दामों में या निःशुल्क सुविधाएं उपलब्ध होंगी, तो मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि जशपुर ज़िले में स्वास्थ्य सुविधाओं की एक प्राथमिकता क्रम में सर्वोच्च स्थान हो, ये मेरी भी वही सोच है। आप चुनाव के लिए आवेदन किए हैं, पार्टी को आवेदन दिए हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो इसमें समाज का क्या है आपके पक्ष में, और नेताओं से किन किन नेताओं से संबंध है, क्या है इसको लेकर कि पार्टी आपको प्रत्याशी बनाए? संजीत जी, मैं इसमें थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाहूँगा। समय के गलियारे में अधिकतर ऐसा एक आरोप लगता है आम व्यक्ति का, गांव के लोगों का, कि ये सरकारी मुलाजिम बन गया है, अब तो ये गांव छोड़ देगा। आपको ताजुब होगा, 2082 से मैं शासकीय सेवा में रहा हूँ। मैं हर वर्ष 2 से ज़्यादा बार गांव आता जाता रहा हूँ। मेरा जीवंत संपर्क अभी भी इलाके के लोगों से, गांव के लोगों से बना हुआ है। तो अभी जैसे मैंने कहा, जो ये बात ज़रूर है कि सरकारी सेवा में रहकर बहुत सारे बंधन और प्रतिबंध रहते हैं। आपके छुट्टियों की समस्या रहती है, फिर आपके कामों में क्या पिछड़ रहा है, कहाँ अपडेशन उसमें लाना है, इन सब चीज़ों की चिंताएं रहती हैं। तो वैसे एक एक आदमी से मिल पाना संभव नहीं होता है, लेकिन जब से मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ, तकरीबन पिछले 4 सालों से मैं लोगों के संपर्क में हूँ, और लोग मुझे तब भी जानते थे, अब भी जानते हैं, और उस तरीके से अब जानने लगे हैं कि इनका कार्यक्षेत्र अब ऐसा लगता है कि राजनीति भी एक है। तो मैं जो महसूस कर रहा हूँ कि जैसे लोगों से बातें होती हैं, फिर वार्तालाप में सवाल जवाब भी होते हैं, तो मैं उनको इन सब चीज़ों को बता पाता हूँ कि यदि मुझे ऐसा मौका मिले आपके क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का, उनमें मैं एक सबसे अच्छे जनप्रतिनिधि में से एक हो सकता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि नागरिकों का, मतदाताओं का, जनता जनार्दन का मुझे समर्थन, सहयोग और प्यार मिलेगा। देखिए, तो नेशनल हाईवे तो बन गया है, लगभग कुछ बहुत है जो बनना है। अभी एक भारतमाला योजना आ रही है, जशपुर से गुजर रही है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, भारतमाला योजना जो प्रदेश में होके गुजरेगी, संभवतः जहाँ तक मुझे जानकारी है, रायपुर से धनबाद तक तकरीबन 700 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी। तो इस 700 किलोमीटर में मोटा मोटी 104 या 105 किलोमीटर वो जशपुर ज़िले से भी होकर गुजरेगी। ये देखिए, ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है ये। इसका मतलब ये होता है कि आबाद गति से माल और सेवाओं का वहाँ से आवागमन होगा, तो लोगों को सुविधाएं मिलेंगी, लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा। बहुत बढ़िया उद्देश्य है, बड़ा प्रोजेक्ट है ये। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है, मैं आपको बताना चाहूँगा आपके समाचार मंच के माध्यम से, कि जो भारतमाला का रोड जो प्रस्तावित है, जहाँ निर्माण होगा, वहाँ बहुत सारे खेतों की ज़मीन अधिग्रहित होगी। आपको ये भली भांति पता है कि जशपुर ज़िले में छोटे होल्डिंग के किसान हैं, तो उनकी भूमि अधिग्रहित होगी। तो इसमें देखिए, मैं यहाँ स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगा कि विकास का विरोध कोई नहीं करता है। ये जो भारतमाला रोड परियोजना है, इससे हमको लाभ ही होने वाला है। लेकिन इस लाभ के साथ साथ जो एक संभावना दिखती है भूमि अधिग्रहण के मामले में, हम इस दिशा में भी काम कर रहे हैं कि प्रभावित होने वाले किसानों को जो भी सरकारी दरें हैं मुआवजा के, वो मिलें, समय पर मिलें, ताकि रोड जल्दी से जल्दी बन जाए। संजीत जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें हमारा काम भी चल रहा है एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में। इसी भांति जो राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43 जो पिछले 7-8 साल से बन के तैयार है और उसमें आवागमन हो रहा है, हमारे लिए एक बहुत बड़ा एसेट है वो। लेकिन दुखद पहलू इसमें यह है कि कुछ क्या काफ़ी किसान हैं जिनको आज पर्यंत उनको भूमि का जो अधिग्रहण हुआ, उनकी मुआवजा राशि का भुगतान नहीं हुआ है। तो उस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं, और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि प्रयास हमने अकेले नहीं किया है, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने स्तर से किया है, जनप्रतिनिधियों ने किया है,
स्वैच्छिक और सामाजिक संगठनों ने इसमें अपना योगदान दिया है कि लोगों को क्षतिपूर्ति का मुआवजा की जो राशि है वो मिले। तो अब कुछ गति आ रही है और सरकार से अनुरोध है कि अब, क्योंकि पता है कि ये गरीब लोग हैं, उनको पैसा यदि समय पर ना मिले, मुआवजा यदि समय पर ना मिले, तो एक किस्म से कहिए कि उस पैसे से जो त्वरित लाभ होना है उससे वो वंचित हो जाएंगे। तो हमारा भारतमाला रोड परियोजना के बारे में भी और राष्ट्रीय राजमार्ग जो निर्माणशुदा है उसमें भी जो लंबित प्रकरण है क्षतिपूर्ति मुआवजा के, हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को अंततः सरकार को ही करना है। सरकार से हम दरख्वास्त भी करेंगे कि उनके जो नुमाइंदे हैं इस परियोजना को धरातल पर लागू करेंगे, वो लोगों के साथ न्याय करें। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और उन्होंने जो जन घोषणा जारी किया था उसके उपरांत काम कर रहे हैं, बहुत सारे चीज़ को उन्होंने अमल कर दिया। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या लोगों को फ़ायदा हो रहा है? जो इनकी जो घोषणा थी, जैसे किसानों को अधिक दाम देंगे धान खरीदने में, बिजली बिल हाफ करेंगे, फिर बेरोजगारों को रोजगारी भत्ता देंगे, ये सब सारी योजनाएं जो लागू हो गई है और इसका जो लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, इसका क्या आपको परिणाम दिख रहा है? क्या गाँव में जाते हैं तो क्या लोग बोलते हैं, क्या बता रहे हैं? 2018 के विधानसभा चुनाव के लिए जो चुनावी घोषणा पत्र बना था, जिसको मैनिफेस्टो भी कहते हैं हम, मुझे जो जानकारी है कि माननीय TS सिंहदेव जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री भी हैं, उनके नेतृत्व में ये डिप्टी सीएम भी हैं, उनके नेतृत्व में चुनावी घोषणा पत्र बना था। और जहाँ तक मुझे याद है 36 आइटम थे उसमें घोषणा पत्र में, और 36 में से 34 का जो है ना पालन हो चुका है, लोगों को उनका लाभ मिल रहा है और वो पूर्ण हो चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वर्तमान जो भूपेश बघेल जी की सरकार है, उनके नेतृत्व में जो सरकार चल रही है तकरीबन पिछले 4.25 सालों से, उन्होंने समाज के एक एक तबके के लिए सोच समझकर, आप गिनती करते जाइए, इतने कल्याणकारी, इतने लाभकारी योजनाएं हैं, सभी जानते हैं, मुझे उनका नाम गिनाने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि विगत तकरीबन 5 साल का जो अरसा रहा है, ये हर एक के लिए खुशहाली का समय रहा है। और ऐसी संभावना है, क्योंकि ये जो 5 साल में लोगों ने कांग्रेस की सरकार जब सत्ता में आई, इनके कल्याण के लिए काम किया है, तो मुझे यह कहने में ज़रा भी संकोच नहीं होगा कि आगामी विधानसभा में भी कांग्रेस पार्टी दोबारा सत्ता में आएगी। और एक मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि आप यहाँ के जो जनता से वो क्या अपील करना चाहते हैं हमारे माध्यम से? मैं आपके समाचार के मंच से ये अपील करना चाहूँगा कि हम सबसे पहले एक अच्छे नागरिक बने, और अच्छे नागरिक बनने के लिए हमको संविधान को मानना पड़ेगा। भारत देश का संविधान, आपको मालूम होगा, जो संविधान सभा बनी थी उसमें 289 सदस्य थे, तब के कानून के विशेषज्ञ लोग रहे हैं, उन्होंने भारत के संविधान का निर्माण किया है। और इसमें मैं यह भी बताना चाहूँगा कि बाबा साहेब अम्बेडकर का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने शोषित, पीड़ित, दलित, आदिवासी, वंचित, इनके लिए उन्होंने बहुत अच्छे इसमें प्रावधान रखे हैं। तो इस संविधान में जो भी बातें कही गई हैं, और इस संविधान के चलते 1950 में जब से लागू हुआ, आज तक इतने वर्ष हो गए हैं, आप देख रहे हैं कि संविधान में जो भी प्रावधान है, उन्हीं प्रावधानों को विभिन्न योजनाओं, विभिन्न कार्यक्रमों, विभिन्न स्कीमों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जा रहा है और देश तरक्की कर रहा है, एक विश्व शक्ति बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। तो मैं सभी जनों से, भारत के हर नागरिक से, विशेषकर जशपुर ज़िले के, जशपुर विधानसभा क्षेत्र से आने वाले सभी लोगों से ये आग्रह और विनम्र अनुरोध करना चाहूँगा कि वो अच्छे नागरिक बने, देश के विकास में वो अपना जो भी योगदान हो वो योगदान दें, और विकास में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते हुए देश को तरक्की के शीर्ष पर ले जाएं।
ये विक्रम जी थे हमारे साथ और इन्होंने कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए आवेदन दिया है। तो अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो से अधिक शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।